हमारी क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन को समझाया जाता है, फिर उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम किया जाता है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। ओके, तो चलिए पोस्टमार्टम के लिए आप रेडी होंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको ऑफ दिखे, क्या दिखे, ऑफ, तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन, ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल। ये कंडीशंस को तो माइंड में बिठा लो, अगर एरर्स आती हैं तो यहाँ से डायरेक्ट सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑफ के बाद आइटम्स आएगा, तो ये दोनों तो गलत हो गए क्योंकि इसमें आइटम दिए हैं। ठीक है, फिर सेकंड ये है कि इसमें सब्जेक्ट जो होता है ना वो ऑफ से पहले वाला होता है, तो ऑफ से पहले क्या लिखा है, द लिस्ट। द लिस्ट, तो द लिस्ट क्या है, द लिस्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर द लिस्ट के अ लिस्ट होता ना तो वही प्लूरल हो जाता। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जल्दी ही मैं कॉन्सेप्ट क्लास भी इसके लेके आऊँगी, लेकिन काफ़ी हद तक मैं इसी क्लास में भी आपको बता दूँगी। मतलब 10 MCQs के थ्रू आपको कराऊंगी, लेकिन साथ में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी और लास्ट में आपको क्विक समरी भी दूंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर की। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज, ना कि आर, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और सिलेक्शन उन्हीं का, विनीता मैम यूट्यूब पर जरूर नहीं हूँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया मेरे लिए नई नहीं है। मेरा इंट्रो मेरा कंटेंट देगा, क्योंकि मैं भी कभी आपकी तरह एक एस्पिरेंट रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि एग्जामर कहाँ से और कैसे क्वेश्चन लेता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम के सिलेबस से ज्यादा सब्जेक्ट पर फोकस करो, क्योंकि सब्जेक्ट क्लियर तो फिर एग्जाम कौन रोकेगा। इस एमसीक्यू सीरीज में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम वाली सोच भी। तो चलिए शुरू करते हैं, तैयारी जो सिलेक्शन तक ले जाए। और प्लीज जो एग्जाम को लेकर सीरियस है वही क्लास को आगे देखे, क्योंकि ये क्लास कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज, इंग्लिश के एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आपको पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जाएगा, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में, और सारा का सारा डाटा आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा। ठीक है, आई होप आपने पिछली क्लासेस देख ली होंगी, आपने जो वायो वाली क्लासेस थी, जो इसकी मैराथन मैंने दी थी, वो आपने देख ली होगी। क्लासेस की लिंक मैं सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और साथ में कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस की वीडियोस की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन टॉपिक लिस्ट देखते हैं कि कितना अपना कवर कर लिया अपन और कितना अपना रह गया। ठीक है, तो देखिए, तो अपन ने वोकैब टॉपिक कर लिया, वोकैब का जो चैप्टर था वो कर लिया, जिसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, प्रीफिक्स सफिक्स हो गए। और जल्दी आपको एक रूट वर्ड की क्लास भी मिलेगी, जिसमें रूट वर्ड्स होंगे, फिर उसके बाद में कुछ एमसीक्यूज होंगे, तो आपकी काफ़ी हद तक वोकैब क्लियर हो जाएगी उससे। नाउन अपन ने कर लिया, प्रोनाउन कर लिया, प्रीपोजिशंस हो गया, कंजक्शंस हो गया, वर्ब हो गई, एडवर्ब हो गई, एडजेक्टिव एंड डिग्री हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया। ये चैप्टर्स जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो सारे हो चुके हैं। आर्टिकल्स हो गया, टेंस हो गया। तो टोटल अपन ने 13 टॉपिक्स क्लियर कर लिए। अब अपन चलेंगे आगे के टॉपिक्स पे। तो कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे अब पहले, फिर सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के बारे में। उसके बाद में काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। वॉइस और नरेशन को अभी नहीं, इसके बाद में कराएंगे। ओके, तो ये चीज़ें अभी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, आप आंसर देते जाना। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल। द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल, द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल। तो इसका सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। चलिए मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल।
क्यों होगा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्योंकि मेन सब्जेक्ट क्या है इसमें, द लिस्ट है, आइटम्स नहीं है, ठीक है। तो लिस्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से सिंगुलर वर्ब आएगी इज। ओके, चलो अब अपन करते हैं पोस्टमार्टम। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन को समझाया जाता है, फिर उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम किया जाता है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। ओके, तो चलिए पोस्टमार्टम के लिए आप रेडी होंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको ऑफ दिखे, क्या दिखे, ऑफ, तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन, ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल। ये कंडीशंस को तो माइंड में बिठा लो, अगर एरर्स आती हैं तो यहाँ से डायरेक्ट सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑफ के बाद आइटम्स आएगा, तो ये दोनों तो गलत हो गए क्योंकि इसमें आइटम दिए हैं, ठीक है। फिर सेकंड ये है कि इसमें सब्जेक्ट जो होता है ना वो ऑफ से पहले वाला होता है। तो ऑफ से पहले क्या लिखा है, द लिस्ट, द लिस्ट। तो द लिस्ट क्या है, द लिस्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर द लिस्ट के अ लिस्ट होता ना तो वही प्लूरल हो जाता। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जल्दी ही मैं कॉन्सेप्ट क्लास भी इसके लेके आऊँगी, लेकिन काफ़ी हद तक मैं इसी क्लास में भी आपको बता दूँगी। मतलब 10 MCQs के थ्रू आपको कराऊंगी, लेकिन साथ में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी और लास्ट में आपको क्विक समरी भी दूंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर की। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज, ना कि आर, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीजन समझते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन अपन देख ही रहे हैं अब। चलिए, तो नेक्स्ट नहीं है, सीधे ये ट्रिक और दी है कि ऑफ के पहले वाला वर्ड ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अभी आपको बताया था द बुके ऑफ, इसको बुके बोलते हैं, ठीक है। द बुके ऑफ रोजेस इज ब्यूटीफुल, क्योंकि ऑफ के बाद रोजेस आएगा, प्लूरल आएगा नाउन में, द बुके सिंगुलर तो इज आएगा। ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको फ्लव्स बताना है कि ईच ऑफ द बॉय ब्लैंक्स गिवन अ प्राइज, ईच ऑफ द बॉयज ब्लैंक गिवन अ प्राइज, क्या आएगा इसमें, वर आएगा, आर आएगा, हैव आएगा या फिर वॉज आएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है वॉज, ठीक है। ईच, एवरी, एनीवन और एवरीवन, इस टाइप की जो वर्ड होती है, ईच, एवरी, एनीवन, एवरीवन, आइदर, नाइदर, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ, को भी सुन लो, आइदर, नाइदर, इस टाइप के वो जो वर्ड्स होती है ना वो हमेशा सिंगुलर रहती हैं। कैसे होते हैं ये वर्ड, सिंगुलर होती है, इन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो इनके बाद में ना जो वर्ब होती है वो भी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। कैसी रहेगी, सिंगुलर। ओके, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, ऑफ के बाद में मैंने आपको बताया था कि हमेशा नाउन कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो प्लूरल है स्टूडेंट्स, ईच सिंगुलर है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर आ गई, वॉज। यही था इसमें। अच्छा, ये सेंटेंस दूसरा है, तो देखिए ईच ऑफ द बॉयज गिवन अ प्राइज, तो ईच की वजह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, जो कि सिर्फ एक ही में दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, नाइदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, नाइदर आंसर्स आर करेक्ट, नाइदर आंसर इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा सही, तो इसका आंसर सही होगा बी। कैसे होगा, चलिए एक्सप्लेनेशन समझिए। नाइदर, आइदर, ये कैसे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। जब ये सिंगुलर है तो इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो वो भी किस फॉर्म में आएगी, प्लूरल वाले फॉर्म में आएगी। जो प्रोनाउंस हैं वो भी किस में आएंगे, प्लूरल। जो पजेसिव आते हैं ना, पजेसिव प्रोनाउन, वो भी प्लूरल आएंगे। आइदर, नाइदर, ये सिंगुलर है, इसलिए इसमें इज, वॉज, हैज, इस टाइप की हेल्पिंग वर्ब लगाती है। चलिए अब यहाँ से अपन इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। नाइदर है तो सिंगुलर आएगा, इज बिल्कुल हो गया। ऑफ है इसलिए आंसर्स आएगा, आंसर्स आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। ओके,
कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द जूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो यह इसका सही आंसर हो जाएगा द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। चलिए इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन यूज्ड विथ इंडिविजुअल एक्शन। तो प्लूरल वर्ब, अगर कलेक्टिव नाउन में जो वर्ड यूज हुआ है वो इंडिविजुअल एक्शन को बता रहा है, अलग अलग एक्शन को बता रहा है, तो क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे जूरी वर डिवाइडेड, अब जूरी है ना, जूरी बोलती है जो जज की जो टीम होती है, सारे जज जो मिलकर टीम बनाती है उसको जूरी बोलती है। तो जूरी वर डिवाइडेड, जूरी डिवाइडेड है, मेंबर्स है डिफरेंट ओपिनियन, और जो उसके मेंबर्स है ना उनको ओपिनियन अलग अलग है, इंडिविजुअल है, अलग अलग है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लूरल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? वर आ गया। अगर ये डिवाइडेड वर्ड नहीं दिया होता तो अपन इसको वॉज लगा भी सकते थे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। कलेक्टिव नाउन वन एक्शन सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन डिफरेंट एक्शन प्लूरल। ओके, अगर एक एक्शन की बात कर रहा है तो सिंगुलर, एक यूनिट की बात कर रहा है तो सिंगुलर, डिफरेंट एक्शन या फिर अलग 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 बातें, अलग अलग ओपिनियन बताने की बात कर रहे हैं तो प्लूरल आएगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में। इसका पीछे जब मैं आपको ना पूरी क्विक समरी बताऊंगी ना तब उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलिए अब पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का। तो वैसे तो हो ही चुका है, फिर भी आपको बता देती है। द जूरी, अभी हमें नहीं पता चल रहा है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। द जूरी की वजह से सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन में अगर आपको डिवाइडेड इस टाइप के वर्ड दिखे या फिर आपको इन देयर ओपिनियन, अलग अलग ओपिनियन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अपन को शो हो रहा है कि इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी, इसलिए यहाँ पे वर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। चूज द राइट वर्ब, आपको राइट वर्ब बतानी है। 10 माइल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। 10 माइल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। आर आएगा, वर आएगा, इज आएगा, हैव आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा इज। एक्सप्लेनेशन देखिए, तो मेजरमेंट हो, टाइम हो, मनी हो, तो ये ट्रीट सिंगुलर्स करते हैं। मतलब जो भी चीज़ें अपन काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होती हैं, वो कैसी होती हैं? वो सिंगुलर होती हैं। तो सिंगुलर होने की वजह से उनके साथ में वर्ब और सारी चीज़ें भी सिंगुलर ही यूज़ होती हैं। 500 रुपीज़, तो ये एक क्वांटिटी बता दी, पूरी एक यूनिट बता दी। 500 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट, एक बिग अमाउंट है। अमाउंट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए इज आया। 10 किलोमीटर इज फार, 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर को एक यूनिट बता दिया, ऐसे नहीं कि एक एक करके नहीं, 10 किलोमीटर एक यूनिट के बारे में बता रहे। एक जब भी किसी एक चीज़ के बारे में बात होती है तो अपन लगाते हैं ना सिंगुलर, तो बस आप वैसे ही इसको समझ लो, जब एक यूनिट की बात हो तो वो भी सिंगुलर ही होता है। चलिए इसको समझ लीजिए। 10 माइल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, एक जो 10 माइल्स है ना वो एक लंबी दूरी है, एक लंबी दूरी, तो 10 माइल्स को सिंगुलर बोल दिए यहाँ पे क्योंकि वो एक लंबी दूरी है वॉक करने के लिए, तो इज, इसलिए यहाँ पे इज आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम हो रही होगी, एक्चुअली मेरा गला खराब है। आइदर माई मदर और माई सिस्टर्स ब्लैंक्स गोइंग्स टू द मार्केट, तो इसका फ्लप्स है, आपको सही आंसर देना है। इज आएगा, आर आएगा, वॉज आएगा या फिर हैज़ आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइदर, और माई सिस्टर्स है तो आर आएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि आइदर नाइदर सब्जेक्ट फर्स्ट दिया है और या फिर नॉर दिया है, सब्जेक्ट सेकंड दिया है, तो वर्ब जो होती है ना वो एग्री करती है सब्जेक्ट टू की। आप इसको याद रखो, नियर वाली कंडीशन को। सब्जेक्ट टू सिस्टर प्लूरल से, इसलिए आर आएगा। वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियर इट, जो वर्ब के पास में होता है ना जस्ट बिफोर द वर्ब, वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगी, उसी के पहले आएगी। ठीक है, देखो इसको यहाँ से और समझ लो। आइदर दिया है और दिया है, हमें पता चल गई आइदर और वाला सेंटेंस है। ऐसे ही नाइदर नॉर भी हो सकता है।
दो सब्जेक्ट दिए हैं, माई मदर और माई सिस्टर। अब एक सिंगुलर प्लूरल किसके अकॉर्डिंग लगाए, तो जो बाद वाला होता है और के बाद में आता है, माई सिस्टर्स आया है, तो ये क्या है, ये प्लूरल है। ये प्लूरल है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। तो प्लूरल इनमें से कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ आर है। ओके, तो आर इज राइट आंसर। कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स वर माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स हैव बीन माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इस ये सब्जेक्ट है तो ये आ जाएगा। हाँ देखिए, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इज करेक्ट आंसर। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़ ये सिंगुलर होती है। क्यों होती है, देखिए मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट का नेम है। अब सब्जेक्ट को आप ना अनकाउंटेबल फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे रियल में भी है। तो अब मैथ्स मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैथ्स के लिए मैं ऐसे बोल सकती हूँ, एक मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, दो मैथ मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है। नहीं, वो तो अनकाउंटेबल है, मैथ्स को तो ही ना गिन सकते हैं अपन। तो वहाँ पे क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे सब्जेक्ट्स के नेम आ रहे हैं, अब ये सब्जेक्ट्स का नेम है इसलिए ये सिंगुलर होगा, भले यहाँ पे एस लगा, इस एस से ये प्लूरल बिल्कुल नहीं बनेगा। इकोनॉमिक्स, न्यूज़, अब एक न्यूज़ दो न्यूज़ ऐसे नहीं होती है। अपन बोलने में बोलचाल में बोल देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। न्यूज़ न्यूज़ होती है, इन्फॉर्मेशन होती है उसमें, जो कि अनकाउंटेबल नाउन होता है। और वहाँ पे अपन क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर, इसको मान के चलते इसलिए सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट नेम है तो सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर के लिए इज आ गया। माय फेवरेट सब्जेक्ट, मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना, बार बार बोल रही हूँ एक ही बात को। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक्स प्रेजेंट, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक्स प्रेजेंट, इज आएगा, वॉज आएगा, आर आएगा, हैज आएगा। क्या आएगा इसमें, तो अ नंबर है तो इसमें आ जाएगा आर। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अ नंबर ऑफ, प्लूरल नाउन, ऑफ के बाद तो मैंने आपको बता ही दिया है काफ़ी बार कि ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आती है। ऑफ के बाद में क्या आता है, प्लूरल नाउन आती है। अब ये तो फिक्स है, इसको छोड़ो। अब अगर ए नंबर दिया है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ए नंबर को प्लूरल मानती है। और अगर द नंबर दिया है तो उसको सिंगुलर मानेंगे, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है मानेंगे तो सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे। अ नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग, अ नंबर है, प्लूरल आएगा, आर हो जाएगा। इन पे कंफ्यूज मत हो ना कि ए मतलब तो एक होता है तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा, नहीं प्लूरल आएगा। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ओके, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इज द राइट आंसर। ए अ नंबर की वजह से आ रहा है, स्टूडेंट्स की वजह से नहीं आया है। अगर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक्स प्रेजेंट होता तो क्या आता, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। ओके, देखो ये ऐसा क्यों होता है, आपके मन में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि मैम ए नंबर में प्लूरल क्यों कर रहे हैं। देखो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ए जो होता है ना, वो आर्टिकल डेफिनेट नहीं होता, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। और जो दा होता है ना, वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। जब कोई चीज़ डेफिनेट होती है तो वो सिंगुलर में जाएगी, और जब कोई डेफिनेट नहीं होती है, इनडेफिनेट होती है, तो वो प्लूरल में जाएगी। ठीक है। अब अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब कितने स्टूडेंट्स हैं उसमें हमें नहीं पता, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, लेकिन दा वाले में फिक्स हो गए, पता चल गए में कितने हैं, तो वो डेफिनेट हो गए, वो पूरे एक यूनिट को बताते हैं फिर वहाँ पे। इसीलिए अ नंबर को प्लूरल बोलते हैं और द नंबर को सिंगुलर बोलते हैं। ओके, ये अब ये डाउट में नहीं रहेगा आपका, क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट लर्न नहीं करने हैं, हमें उनके पीछे का रीज़न भी जानना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में जो मैं आपको लिखूँ वही का वही आ जाए, या फिर कोई भी टीचर आपको जो कराए वही का वही आ जाए, नहीं है ऐसा पॉसिबल। आंसर तो कुछ, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। अगर आपको लॉजिक पता है तो आप आराम से क्वेश्चनों को कर लेंगे, इसलिए लॉजिक जानो, लॉजिक सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द न्यूज़ आर शॉकिंग, द न्यूज़ इज शॉकिंग, द
द न्यूज़ वर शॉकिंग, द न्यूज़ हैव शॉकिंग। अभी बताए न्यूज़ क्या है, सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, तो द न्यूज़ इज शॉकिंग। न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। द न्यूज़ इज गुड, इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं। अगर अनयूज कर देती मैं यहाँ पे, अगर मैं अनयूज कर देती, अनयूज करने पे यहाँ पे क्या आ जाता, आर आ जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स ब्लैंक्स अ पेन। हैव आएगा, आर आएगा, हैज आएगा या फिर वर आएगा, तो इसमें आएगा हैज। क्यों आएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ईच और ईच हो, फिर उसके बाद नाउन हो, एंड हो, फिर ईच हो, मतलब ईच आ रहा है दो बार, फिर भी वो सिंगुलर ही रहेगा। ईच अकेला तो सिंगुलर रहता ही है, लेकिन ईच डबल बार आ रहा है तब भी वो सिंगुलर ही रहेगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स हैज अ पेन। ठीक है, प्रत्येक लड़के और लड़कियों के पास में क्या है, एक पेन है। ईच स्टूडेंट्स, ईच इस टाइप से भी तो बोल सकते हैं, तो नो डाउट। ठीक है, इसमें आपको अगर होता है फिर भी तो आप पूछ लेना। देखिए मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर आपको रूल्स भी समझाऊंगी कुछ। तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स लेके आए हैं, हाईलाइट करके समझाते हैं ना। चलिए हाईलाइट करके आपको समझाते हैं। ईच एवरी कैसा होता है, तो ये ईच और एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब लेता है। एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट इज रेडी। आइदर नाइदर ये भी सिंगुलर वर्ब लेती है। देखो जो सिंगुलर होता है वो सिंगुलर लेता है, जो प्लूरल होता है वो प्लूरल लेता है। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। ओके, अब देखिए आइदर और नाइदर क्या है, सिंगुलर तो सिंगुलर। नाइदर बॉय वॉज लेट। अ नंबर ऑफ, इसके साथ में प्लूरल वर्ब, अ नंबर ऑफ प्लेयर्स आर टायर्ड। नोट डाउन करते जाना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिले, ऐसा डाटा आपको फिर नहीं मिलेगा। और हमारी क्लासेस का पता नहीं है, मैं कभी भी प्राइवेट भी कर सकती हूँ, इसीलिए आप इनको कंप्लीट कर लो, नोट डाउन करते जाओ। द नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब, द नंबर ऑफ प्लेयर्स इज 11। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीजन समझते हैं, और रीजन को समझो आप, सिर्फ एमसीक्यूज लगाने से कुछ नहीं होगा, एमसीक्यू के पीछे का रीजन समझो। और कॉन्सेप्ट अगर आप पूरे कवर कर लेते हो फिर क्वेश्चन करते हो तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि एमपी वर्क 3 का एग्ज़ाम है, इसमें टाइम कम है, अपन नहीं कर सकते अभी पूरा सिलेबस, इसलिए मैं आपके लिए एमसीक्यू फॉर्म में लेके आई हूँ, जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डाटा दे सकूँ, और वो भी कम टाइम में। इफेक्टिव एंड स्मार्ट स्टडी। 4 यू। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, इस मतलब सिंगुलर होता है इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी। द फर्नीचर इज न्यू। अब देखो कलेक्टिव नाउन का आपको बताया था, पीछे बताएंगे, तो देखो ये लिखा है, अगर कलेक्टिव नाउन यूनिट में है तो उसको सिंगुलर मानेंगे, अगर कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल है, अलग अलग है, तो उसको प्लूरल मानेंगे। मतलब एक मत तो सिंगुलर, अनेक मत तो प्लूरल। समझ गए, मत मतलब ओपिनियन, आइडियाज। द टीम इज विनिंग, जो टीम है ना वो जीत गई। अब टीम एक यूनिट है पूरी, इसलिए यहाँ पे क्या उसकी जीत की बात करी जा रही है, तो वो पूरी टीम को एक ही बताया जा रहा है। द टीम्स आर आर्ग्यू, टीम आर्ग्यू कर रही। अब यहाँ पे आर क्यों आया, क्योंकि जो टीम के प्लेयर्स हैं वो आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आर आया, यहाँ पे अलग अलग की बात हो गई। तो ये था अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आपकी ना ये एमसीक्यू सीरीज फिनिश होने के बाद में, सिर्फ इंग्लिश नहीं सारे सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज फिनिश होने के बाद में आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस भी लेके आए। ओके, क्योंकि मुझे आपको वेस्ट से वेस्ट डाटा देना है, इसीलिए मैं आपके लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा डाटा लेके आ रही हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा क्लासेस नहीं देती हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस वाले सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बच्चों को लगता है कितना इजी टॉपिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी में करके आती है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव, और इसमें से क्वेश्चन आने हैं। चूज द करेक्ट निगेटिव फॉर्म
चूज द करेक्ट निगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। आपको निगेटिव फॉर्म बताना है सेंटेंस का, ठीक है। ही इज ऑलवेज लेट, एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, ही इज ऑलवेज लेट। अब देखो आपको सेंस चेंज नहीं करना है, सेंस चेंज नहीं करना, आपको सही आंसर देना है, वो भी नेगेटिव फॉर्म में। ही इज ऑलवेज लेट, ही इज नेवर ऑन टाइम, ही नेवर इज ऑन टाइम, ही इज ऑन टाइम नेवर, ही इज नॉट ऑन टाइम। ओके, तो आपको सही आंसर देना है, ठीक है। देखिए तो फिर सही आंसर आपको दे देते हैं। तो ही इज ऑलवेज लेट, अब इसका सही आंसर क्या है निगेटिव फॉर्म में, तो ऑलवेज का नेगेटिव होता है नेवर, ऑलवेज का नेगेटिव क्या होता है, नेवर होता है। तो नेवर इसमें 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 ये तो नहीं है। अब सेंटेंस की फॉर्म सही, तो देखो ही इज नेवर ऑन टाइम, ये बिल्कुल सही है। चलिए एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ही इज नेवर ऑन टाइम, ऑलवेज लेट का नेगेटिव क्या होता है, नेवर ऑन टाइम। आप चाहो तो इन्हें लिख सकते हो, ये कीवर्ड्स की तरह आपको रिमेंबर रह जाए तो आप लिख भी सकते हो। वैसे आप समझने की कोशिश करो, आपका सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग सेम होना चाहिए। अगर ऑलवेज लेट का अगर नेगेटिव देखेंगे मतलब वो हमेशा लेट होता है, नेवर ऑन टाइम मतलब कभी भी समय पे नहीं आता, इसलिए वो लेट होता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नहीं है इसी का, ये थोड़ा सा ऑलवेज इजकल टू नेवर, ऑलवेज का क्या हो जाता है, नेवर हो जाता है। अफर्मेटिव टू नेगेटिव चेंज करते हैं तो अपोजिट वर्ड आती है, बट मीनिंग सेम रहता है, अर्थ एक ही निकलता है। अब नेगेटिव को इसमें चेंज करना है, वो उसमें फॉर्म्स था, इसमें चेंज करना है। तो अफर्मेटिव क्या है, ही नोज एवरीथिंग, वह सबको जानता है। एवरीथिंग का चेंज होके क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ही नो समथिंग्स, ही डज नॉट नो नथिंग, ही डज नॉट नो एनीथिंग, ही डज नॉट नो एवरीथिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ही शी डज नॉट नो एनीथिंग। ओके, देखिए एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो एवरीथिंग का क्या होता है, तो एवरीथिंग का होता है एनीथिंग, एवरीथिंग का नेगेटिव क्या होता है, एनीथिंग, और एनीथिंग का पॉजिटिव क्या होता है, एवरीथिंग। तो नोज एवरीथिंग का क्या हो जाएगा, डज नॉट नोज एनीथिंग। प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाते समय क्या होता है, तो डू डज का यूज किया जाता है, नॉट लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ही शीट क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए इसमें क्या यूज होता है, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए सेंटेंस पे आ जाइए। ही नोज एवरीथिंग, तो एवरीथिंग का क्या हो जाएगा, एनीथिंग, इसमें दिया है, ये तो सारे ही गलत हो गए, वैसे ही दिख गए। अब नोज, ही शी नोज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो यहाँ पे डज नॉट आ जाएगा नेगेटिव, और एस हटा के यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेंज इनटू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में चेंज करो। ही डज नॉट ट्रस्ट एनीवन, ही डज नॉट ट्रस्ट एनीवन, वह किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता। ही ट्रस्ट समवन, ही ट्रस्ट नो वन, ही ट्रस्ट एवरीवन, ही ट्रस्ट एनीवन। अब इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको बताना है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, ये ही ट्रस्ट नो वन, क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एनीवन का जो निगेटिव होता है वो एनीवन का अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, नो वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो, देखो एवरीवन का वैसे अफर्मेटिव तो समवन होता है, क्या होता है, समवन होता है, लेकिन इसमें नॉट दिया है, अब इसका भी तो यूज करना है, इसीलिए इसका नो वन हो जाएगा। ओके, तो एनी का अपोजिट क्या होता है, समवन, बट इसमें नॉट दिया है तो इसीलिए इसका हो जाएगा नो वन। ओके, ध्यान रखना ये बात है। चलिए नीचे इसका पूरा एक्सप्रेशन दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। तो नेगेटिव में डज नॉट ट्रस्ट एनीवन, अफर्मेटिव में ट्रस्ट नो वन। डबल नेगेटिव नहीं बनता है, डबल नेगेटिव नहीं लगाएंगे अपन इसमें। नेगेटिव से अफर्मेटिव में क्या कौन कौन से वर्ड आते हैं, अगर नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना है तो नो वन हो सकता है, नथिंग हो सकता है, नेवर हो सकता है। अफर्मेटिव से नेगेटिव बना रहे हैं तो एनीवन, एनीथिंग या फिर एवर आएगा। ओके, समझ आया आपको, कहाँ कौन से वर्ड अफर्मेटिव में लगाने, कौन से वर्ड नेगेटिव में लगानी है। जब मैंने आपको डिटर्मिनर बताया था तब भी बताया था एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है। अब इंटेरोगेटिव देखेंगे।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है, दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, दे डू प्ले क्रिकेट, प्ले दे क्रिकेट, डज दे प्ले क्रिकेट। तो इसका सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा डू दे प्ले क्रिकेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे क्या है? प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? डू। तो डू दे प्ले, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और वो सेम टू सेम है। जहां मुझे लगेगा इसमें एक्स्ट्रा समझाना है मैं आपको एक्स्ट्रा भी समझा रही हूँ। अब आपको इंट्रोगेटिव बताना है, वही है सी सिंग्स अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? तो डज सी सिंग्स अ सॉन्ग, गलत, डज सी सिंग अ सॉन्ग ये हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अपन ने जो एस था वो तो आगे ले लिया ना डज में, फिर यहाँ सिंग में क्यों लगाएंगे? यही गलतियां आप लोग करते हो, समझ आया? ये गलत है। तो डज सी सिंग अ सॉन्ग इज राइट। सी क्या है? सिंगुलर है, इसलिए उसमें डज हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंग, नॉट सिंग्स। समझ आया? वो मैंने आपको क्यों बताया था, यहाँ नीचे भी लिख के दिया है। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इज राइट आंसर, क्योंकि निगेटिव करना है और निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाता है? नॉट आ जाता है, और कोई ऐसा वर्ड इसमें दिया नहीं है जिसको अपन को कन्वर्ट करना है। तो पास्ट कंटिन्यूस है, वॉज वर्ब के बाद में नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसे पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलती है। अब अपन को अफर्मेटिव चेंज करना है। अफर्मेटिव में नेगेटिव सेंटेंस दिया है, आई डू नॉट एग्री विथ यू, आई डू नॉट एग्री विथ यू, तो आई डिसएग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू, आई डू नॉट, सॉरी आई नॉट एग्री विथ यू, आई डिड नॉट एग्री विथ यू। आपको चेंज किस में करना है? अफर्मेटिव में। आई डू नॉट एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। देखो इसके दो आंसर है, इसके कितने आंसर है? दो आंसर है, ध्यान से देखना। देखो जब बात ना आपसे ये कही जाए कि अफर्मेटिव में चेंज करना है सेंटेंस को, लेकिन सेंस ना चेंज हो, क्या नहीं चेंज हो? सेंस चेंज नहीं हो। देखो आई डू नॉट एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, तो इसका अगर चेंज नहीं हो तो क्या हो जाएगा? आई डिसएग्री विथ यू, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इसके दो आंसर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इस अगर सिंपली सेंटेंस से देखा जाए तो आई डू नॉट एग्री विथ यू का क्या हो जाता है? आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू, इसीलिए इसके डबल आंसर है। अगर आपको सिर्फ ये दे चेंज इनटू अफर्मेटिव तो ये वाला करके आना। अगर वो आपसे कहे कि सेंस चेंज ना हो, डू नॉट चेंज सेंस, डू नॉट चेंज मीनिंग, चेंज इनटू अफर्मेटिव, डू नॉट चेंज मीनिंग, तो क्या लगा के आना है? आई डिसएग्री विथ यू। ओके चलिए एक्सप्रेशन देख लेते हैं। नेगेटिव है तो डू नॉट एग्री आता है, अफर्मेटिव है तो एग्री आता है। ठीक है, वो आपको रीजन बता ही दिया। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस दिया है, एवरीबॉडी लाइक्ड द मूवी, एवरीबॉडी लाइक्ड द मूवी। अब एवरीबॉडी का क्या होता है नेगेटिव? देखो आप फिर उसको करो, सम करे, नोबडी लाइक्ड द मूवी, नोबडी लाइक्ड द मूवी, नॉट एनीबडी लाइक्ड द मूवी, ये तो डबल डबल हो गया। नोबडी डिसलाइक्ड द मूवी, नोबडी डिड नॉट लाइक द मूवी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। क्यों हो जाएगा? देखिए नॉट और एनीबडी डबल नेगेटिव दिया है, नो और डिसलाइक, डिस मतलब ये भी अपोजिट है, नेगेटिव है तो डबल नेगेटिव है। नो दिया है, डिड नॉट दिया है, डबल नेगेटिव है, हटा दो, सिंगल नेगेटिव करना है ना। एवरीबडी लाइक द मूवी, नोबडी लाइक द मूवी, नेगेटिव चेंज हो गया, तो एवरीबडी का नेगेटिव नोबडी होता है। वर्ब रिमेन सेम इन द सिंपल पार्ट और सब कुछ सेम रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं,
चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये भी लगता होगा कि मैम सर आप तो पढ़ाती पढ़ाती जाती हो, बोर हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो सीरियस टीचर होते हैं ना, वो अपनी क्लास में कोई बकवास नहीं करती, क्योंकि यहाँ वो आपको इंटरटेनमेंट कराने के लिए नहीं आए, आपको कुछ न्यूज़ देने के लिए आए हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देने आए हैं, जिससे आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओ। तो आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है, इधर उधर की बातों पे नहीं। इसीलिए मैं इधर उधर की वीडियोस भी नहीं बनाती हूँ, अपने मतलब की उतनी ही जो आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट है। अननेसेसरी टॉक में कुछ नहीं रखा है। ओके, तो जिन बच्चों को ये लगता है कि मैम आपसे पढ़ाते हो, एंटरटेनमेंट कुछ नहीं करती, मज़ा नहीं आ रहा क्लास में, तो बेटा आप फिर एंटरटेनमेंट वाली क्लास देखिए। अगर सच में आपको पढ़ना है तो यहाँ रुको, यहाँ सिर्फ पढ़ाई होगी और पढ़ाई से रिलेटेड बातें होंगी और आपको ढेर सारा मोटिवेशन मिलेगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, आपको इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो वॉज ही राइटिंग अ लेटर, डिड कैसे आ गया वॉज वाले में? नो, ये तो पहले ही गलत हो गया। इज ही राइटिंग अ लेटर, एज ही बिन राइटिंग अ लेटर, सांप ही दिख गया आपको, ये सही है। तो वॉज ही राइटिंग अ लेटर, ये बिल्कुल सही है। पास्ट कंटिन्यूअस का है, वॉज वर्ब सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। अगर आपने नहीं किया है तो टेंस टॉपिक का भी मैंने आपको कराया था ना, उस टॉपिक को देख लेना, उसमें आपको स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। और वैसे मैंने इसमें भी स्ट्रक्चर दे दिए हैं, इनफ है ये भी क्लास आपके लिए। चेंज इनटू अफर्मेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस दिया है, शी हैज़ नॉट कंप्लीट हर वर्क, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। और एक और बात याद रखना, सेंटेंस चेंज कर रहे हो ना, सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें देखो। कौन सी छोटी चीज़ें? कि कहीं हमारा टेंस तो चेंज नहीं हो रहा। सबसे पहले ऑप्शन में से उन सारे ऑप्शंस को हटा दो जो बिल्कुल अलग हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ दी है, अफर्मेटिव से नेगेटिव करना है, तो हेल्पिंग वर्ब तो हैज़ का हैज़ ही आएगा ना, वो तो हिना चेंज हो जाएगा। अदर जो भी देखे सबको हटाते जाओ। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखो, आप इसी से काफ़ी हद तक आंसर के पास पहुंच जाओगे। कभी कभी तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा। शी डिड कंप्लीटेड हर वर्क, क्वेश्चनों को पता है आप ना मैक्सिमम एलिमिनेशन मेथड से किया करो। एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ऑप्शंस को हटाने का काम किया करो। शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क, तो इसको सही क्या होगा? हैज़ आया है, हटाओ एट, डिड हटाओ, शी के साथ में हैव नहीं आता, तो ये सही है, हो गया सिंपली। देख लो, सी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। नेगेटिव है तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? हैज़ नॉट कंप्लीटेड। अफर्मेटिव होता तो हैज़ कंप्लीटेड। मैंने आपसे कहा था कि सारे के सारे स्ट्रक्चर भी लेके आई हूँ, तो ये देखिए, ये सॉरी ये वाले में नहीं लेके आई हूँ, स्ट्रक्चर मैंने टेंस वाले टॉपिक में दिए थे जो अभी कराया था इससे पहले। ये तो मैंने आपको इसमें ये चीज़ें बताई हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। तो क्विक समरी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, अफर्मेटिव से नेगेटिव करना है, तो ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। अभी आपको ये लग रहा होगा मैम इसमें तो डबल नेगेटिव, इसमें डबल नेगेटिव नहीं है, सेंटेंस चेंज नहीं हुआ। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, नेगेटिव बनाओ। ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है, तो बेईमान नहीं है तो वो क्या है? ईमानदार। क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सेंटेंस दिखने में नेगेटिव लगना चाहिए, लेकिन होना कैसे चाहिए? वो वही का वही, उसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। नेगेटिव से अफर्मेटिव, तो शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी पसंद नहीं है, तो शी डिसलाइक कॉफ़ी। स्टेटमेंट होते हैं तो उस स्टेटमेंट को इंट्रोगेटिव में, तो वो तो एग्जैक्ट दिखते भी है और होता भी है इंट्रोगेटिव। ही प्लेज, वह खेलता है, क्या वह खेलता है? डज ही प्लेज। इंट्रोगेटिव से स्टेटमेंट, डज शी वर्क, शी वर्क्स। ओके, तो सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीजन समझते हैं, जैसा कि आप अभी समझ रहे हो हमारी क्लास में। तो आपके ये दोनों टॉपिक हो गए। अब अपन देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स।
इसके बाद में एक्टिव पैसिव वॉइस रह जाएंगे, नरेशंस रह जाएगा और मिक्स क्वेश्चन। और मिक्स क्वेश्चन तो ये मानो वो तो ना ये पूरी क्लास का रामबाड़ है। यस, वो मिक्स क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रामबाड़ है, रामबाड़। उनको आपने कर लिया ना तो काफी हद तक अच्छे से अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल सेंटेंस वन मेन क्लाउज, कितना, वन मेन क्लाउज। सिंपल सेंटेंस में होता है एक मेन क्लाउज। अब क्लाउज क्या होता है, तो क्लाउज ये होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो गया मेन क्लाउज। ये होता है सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लाउज ज्वाइंट बाय कोऑर्डिनेट कंजक्शन, मतलब दो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है, वो क्लाउज ज्वाइंट होते हैं किससे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। आपको कंजक्शन टॉपिक में बताया था ना कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होती हैं, तो उन्हीं कंजक्शन से जुड़ता है। तो आप उन कंजक्शंस को देख के पता कर सकते हैं कि ये कंपाउंड है या नहीं। जैसे एंड, वर्ट और फैन वॉइस, याद होगा आपको फैन वॉइस बताया था। तो फैन वॉइस आपका कोऑर्डिनेट में, ठीक है। एफ मतलब फोर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब येट, एस मतलब सो। ट्रिक्स से याद करना पड़ेगा, उन्हीं से याद में रहेंगे माइंड में। ऐसे आप फैन वॉइस की जगह अगर आपसे डायरेक्ट बोला जाए तो आप भूल जाते सारे वर्ड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, वन मेन क्लाउज, वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लाउज। एक तो इसमें मेन क्लाउज होता है और एक या एक से ज्यादा इसमें क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज आप जानते ही हो, जो कि किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। डिपेंड रहने वाले क्लाउजेस को सबऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं। तो ये तो एक छोटा सा आपको बताया गया था कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स क्या होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस में। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। ये चैप्टर्स पता है हर कोई आपको नहीं करा रहा होगा। अगर आपने ये 200 की इंग्लिश की सीरीज देख ली ना, आपके ना इंग्लिश के क्वेश्चन बनने लगेंगे सारे, जो कि एमपी वर्क 3 में आएंगे, क्योंकि बेसिक लेवल आने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला है। और जो किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका इस क्लास से, इस 200 क्वेश्चन सीरीज से पूरा का पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अच्छे लेवल के क्वेश्चन करो, क्योंकि एमपी वर्क 3 में एसएससी लेवल की इंग्लिश नहीं आने वाली। यस, उस लेवल की नहीं आनी है, उसमें नॉर्मल आएगी, बेसिक आएगी, कॉन्सेप्ट वाली आएगी, समझने लायक, क्योंकि आपको भी बच्चों को पढ़ाना है। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। सी इज पुअर बट ऑनेस्ट, सी इज पुअर बट ऑनेस्ट। आइडेंटिफाई करना है आपको सेंटेंस को। सी इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब देखो बट दिख रहा है, बट किस में बताया था, फैन वॉइस। फैन वॉइस आपको किस में बताते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन किस में आते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में। हो गया, कुछ करना पड़ा मैं नहीं, सिर्फ एक कीवर्ड से आ गया मैं। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं आप सुनो ध्यान से, लिखो मेन मेन बातों को, नोट डाउन करते जाओ। जितना आप नोट डाउन करोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको समझो पहले, फिर उसको लिखो, फिर दोबारा उसको समझो अगेन, और बार बार रिवाइज करो। फिर कहाँ आपके टॉपिक्स रहेंगे। कंपाउंड सेंटेंस, टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेज हैं, देखो कौन कौन से, शी इज पुअर और शी इज ऑनेस्ट। आपका सेंटेंस क्या था, सी इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो इसके अलग अलग करते तो 2 सेंटेंस बन जाते। सी इज पुअर, वह गरीब है, सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ऑनेस्ट ध्यान रखना, ऑनेस्ट ज्वाइंट बाय कोऑर्डिनेट कंजक्शन वर्ड, लेकिन उसको वर्ड से जोड़ा गया कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सी इज पुअर बट ऑनेस्ट मतलब वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। आई होप सो कोई डाउट नहीं रहेगा। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीजन समझते हैं। चलिए अपन भी रीजन समझ लेते हैं सारे। आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। Although he tried hard,
ही कुड नॉट सक्सेस, ऑल्दो ही ट्राइड हार्ड, ही कुड नॉट सक्सेस, कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स। क्यों होगा कॉम्प्लेक्स? क्योंकि देखिए वन सबऑर्डिनेट क्लाउज ऑल्थो, ऑल्थो दिया है, ऑल्थो क्या है? सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी तो है, तो पेयर में चलती है ये। तो ऑल्थो ही टायर्ड, सॉरी ही ट्राइड हार्ड, वन मेन क्लाउज क्या है? हु कुड नॉट सक्सेस्ड, कीवर्ड ऑल्थो, ऑल्थो क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ओके, आप ना अगर चीज़ें समझोगे, कोरिलेट करोगे एक दूसरे से, तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ लेना, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किएंगे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर, द सन रोज, रोज यहाँ पे राइस का ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, रोज, गुलाब वाला रोज नहीं है, ठीक है। द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल या फिर एक्सक्लेमेटरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपाउंड। क्यों? क्योंकि एंड आ गया, एंड किस में आता है? फेन वॉइस, याद आया? फेन वॉइस, तो कंपाउंड हो जाएगा। टू इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ज्वाइंट बाय एंड, एंड से ज्वाइन किए गए। अलग अलग सेंटेंस करो, द सन राइज, द सन राइज, और द फॉग डिसअपियर्ड, द सन राइज, द फॉग डिसअपियर्ड। दो सेंटेंस है, दोनों को किससे जोड़ दिया? एंड से। रोज भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि पास्ट में दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 174, 200 सीरीज में अपन कितने उसके पास आ गए हैं? 174 क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन अभी मैंने छोड़ दिए हैं, स्किप है, आई नो, वो भी अपन जल्दी से जल्दी कर लेंगे। आपको सिंपल सेंटेंस बताना है। ही केम एंड ही वेंट अवे, ही केम बट डिड नॉट स्टे, ही केम टू मीट मी, ही केम व्हेन आई वाज asleep। देखो एंड आया है, डबल हो गया, वट आया है, फेन वॉइस का वो भी डबल हो गया, व्हेन आया है, इसमें कंडीशन आ गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही केम टू मीट मी। ओनली वन क्लाउज इवन थ्रो टू मीट मी इज एन इंडेफिनिट इन्फिनेटिव फेज। तो वो तो एक फेज है, उससे कुछ नहीं। ही केम यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस है। अब देखो एंड क्या है? फेन वॉइस है, जो कि अपने किस में आते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन में। बट कोऑर्डिनेट कंजक्शन वेन क्या बताता है? कंडीशंस को बताता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई डाउट रहे तो आप पूछ लेना। अगर मेरी आपको स्पीड फास्ट लग रही हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे थे, स्लो करो, तो हम स्लो भी कर देंगे। आइडेंटिफाई द टाइप्स। व्हेन द बेल रैंग, द स्टूडेंट्स रेन आउट। व्हेन द बेल रैंग, द स्टूडेंट रेन आउट। सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, या फिर इंटेरोगेटिव है। तो कौन सा है ये? तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे डबल सेंटेंस है। व्हेन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जब कोई किसी के ऊपर डिपेंड होता है, नेवर होता है, तो वहां पे कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी, द स्टूडेंट रेन आउट, तो स्टूडेंट भागे, बाहर की ओर भागे। क्यों भागे? जब घंटी बजी। तो इसके ऊपर जब तक घंटी नहीं बजेगी जब तक बच्चे जाएंगे नहीं, और जैसे ही घंटी बजी वैसे ही बच्चे गए। तो व्हेन द बेल रैंग सबऑर्डिनेट क्लाउज है, द स्टूडेंट रेन आउट मेन क्लाउज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड सेंटेंस? आपको कंपाउंड सेंटेंस बताना है। ही वेटेड अंटिल द ट्रेन अराइव्ड, ही वर्कड हार्ड एंड गॉट सक्सेस, ही थो ही वॉज पुअर, कॉमा ही वॉज ऑनेस्ट। ये जो कॉमा है ना, यहाँ पे येट भी यूज हो सकता था। बिकॉज ही वॉज लेट, कॉमा ही मिस्ड द क्लास। तो इसमें आपको कंपाउंड बताना है। तो देखो अंटिल आया है, ये इसके ऊपर डिपेंड है। अंटिल द ट्रेन अराइव, ही वेटेड, वह इंतजार कर रहा है। अंटिल द ट्रेन अराइव, ट्रेन के आने का, अराइव करने का, तो ये डिपेंडेंट है, ये नहीं होगा। ही वर्कड हार्ड, एंड मिल गया फेन वॉइस, ये तो है इसमें।
कॉमा आ गया, तो आ गया, डबल आ गया पेयर, बिकॉज कॉमा ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर बी है। चलिए इधर नीचे देख लेते हैं। टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेज जॉइंड बाय एंड, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड का यूज किया गया है। 177 फाइंड द सेंटेंस टैग ही ओपन द डोर सॉरी मेरे गला थोड़ा खराब है आज। He opened the door and entered the room. He opened the door and entered the room. सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, फिर एक्सक्लेमेटरी। He opened the door, उसने दरवाज़ा खोला, and entered the room, और अंदर गया। अब ये बताइए कौन सा सेंटेंस है। आपने ये बता दिया ना, ठीक है कि आप फिर अच्छे से पढ़ रहे हो, तो ये सिंपल सेंटेंस। देखिए इसमें ना बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करेंगे। देखो पहले आपको मैं इसमें बताती हूँ कंफ्यूजिंग पॉइंट, फिर आपको मैं इसमें बताऊंगी कि क्या ट्रिक से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एंड दिया है, अगर आपने सब में देखा तो फैन वॉइस के अकॉर्डिंग आप कंपाउंड लगाया होगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, एक और तरीका देखो कंफ्यूजिंग वाला, ये गलत है, कंपाउंड नहीं आएगा। ही ओपन द डोर, हिंदी से समझो, ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, एंड और एंटर द रूम, और अंदर गए। तो मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड हो गए, ऐसा फील हो रहा है, तो आप इसमें फिर लगाया होगे कौन सा, कॉम्प्लेक्स, वो भी गलत है। अब सही क्या है कैसे पता चलेगा। अब इसमें ये देखो कि इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, क्योंकि हमने सिंपल का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, और फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर चीज़ें होती हैं। तो इसमें ये फॉर्म चीज़ें और देख लेते हैं, क्योंकि अभी अपन को इसमें दो चीज़ें तो मिल गई, दोनों वो ही गलत हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो ही कि इसमें और कोई सब्जेक्ट है नहीं, एक ही की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट कितनी, एक। ओपनड एट द डोर एंड एंटर द रूम, यहाँ पे वर्ब कितनी है, वर्ब यहाँ पे दो है, लेकिन दोनों वर्ब को एंड से जोड़ा तो गया है, लेकिन उसका सेंस अलग नहीं गया है। मतलब वाई बारी बारी है, ऐसा नहीं है कि ये और ये वाला काम नहीं। ये ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गया, रूम में कहाँ गया, अंदर गया, एंटर किया उसने। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। ही ओपन द डोर, ये एक्स्ट्रा चीज़ हो गई, एंड एंटर द रूम, तो ये वाले की वजह से क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। यही गड़बड़ कर जाते हो आप लोग। एक्सक्लेमेटरी तो आपको पता ही है, यहाँ पे ये जो साइन दिख जाए तो एक्सक्लेमेटरी है, ये वाला साइन जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोलते हैं। तो सिंगल सब्जेक्ट है ही, टू एक्शन जॉइंट, ओपन और एंटर, नो सेकंड क्लाउज, जस्ट कंपाउंड वर्ब है। सेम सब्जेक्ट टू वर्ब, स्टिल अ सिंपल सेंटेंस, क्योंकि एक सेंटेंस में दो वर्ब हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वर्ब का सेंस भी देखना होगा। कोई डाउट हो फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, इफ यू स्टडी वेल यू विल पास द एग्जाम। कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस किस में होता है, कॉम्प्लेक्स में। सबऑर्डिनेट क्लाउज है ही, इफ यू स्टडी वेल, मेन क्लाउज यू विल पास द एग्जाम। विच इज अ सिंपल सेंटेंस, कौन सा सिंपल सेंटेंस है, तो देखो व्हाट वाला नहीं होगा, एंड वाला या कॉमा वाला या फिर कॉज वाला। तो ही इज पुअर एंड हैप्पी, वह गरीब और खुश है। वन सब्जेक्ट टू एडजेक्टिव, सिंपल सेंटेंस। कभी कभी इन्हें कंपाउंड में भी रख लेते हैं, ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं होता है तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखा जाता है।
अगर इसमें इससे भी और इजी सेंटेंस मिल जाता अपन को जो सिंपल होता, फर्स्ट प्रायोरिटी उसे देते, इसे कंपाउंड मानते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? ही ट्राइड एंड फेल्ड, ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट ट्राई हार्ड, ही फेल्ड एंड अगेन। इसमें कॉम्प्लेक्स बताना है तो ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट ट्राई हार्ड, ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। बिकॉज ही डिड नॉट ट्राई हार्ड इसका हो जाएगा क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लाउज है, यहाँ पे क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो ये थे अपने क्वेश्चंस, 180 क्वेश्चंस हो गए, मतलब आपके अकॉर्डिंग 160 हो गए, 20 क्वेश्चंस रह गए, 10 वॉइस के 10 नरेशंस के। अब क्विक समरी सेंटेंस, क्विक समरी सेंटेंस। अब अपने ये पढ़ा, इसके क्विक समरी वो देख लेते हैं। सिंपल, 1 क्लाउज ओनली, ही रीड्स वो कंपाउंड में एंड व्हाट और फॉर, ही वर्क दैट एंड गॉट सक्सेस। कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ऑल्सो इफ ही सक्सेस बिकॉज ही वर्क हार्ड। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहे हो। फिर भी कोई अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको लगे डाउट आप पूछ लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहें। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगर आप यहाँ देख के आए हैं तो आप सीरियस एस्पिरेंट हो और यही विशेषता आपको भीड़ से अलग बनाती है। अब तो सिलेक्शन तक साथ चलना है, तो कमेंट में सिलेक्शन कंफर्म लिखना मत भूलना, जिससे मुझे भी सीरियस एस्पिरेंट का पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।